हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। ये चैप्टर कंटिन्यूएशन में है क्लास 9th के, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इस चैप्टर में काफी हद तक नई चीजें हैं, राइट। बहुत पुराने टॉपिक्स, ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले सालों से कुछ रिपीट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यू, एलिमिनेशन तो डेफिनेटली नया टॉपिक है, राइट। तो और ये चैप्टर अभी मिड टर्म्स में हर किसी के लिए सेकेंड टाइम यूज होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2 में एक बार ये चैप्टर आ चुका होता है। द रीजन बीइंग इस चैप्टर की यूटिलिटी अगले चैप्टर्स में काफी होती है, इसीलिए इस चैप्टर को स्कूल्स में स्टार्टिंग में करा दिया जाता है। एंड बाय नाउ आई एम 100% श्योर कि सब बच्चे इस चैप्टर में काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो इस चैप्टर में बच्चे कर देते हैं। तो इस वीडियो में ध्यान से देखना, आई विल बी डिस्कसिंग दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और अगेन मेरा पैटर्न वही है, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, अनसॉल्व क्वेश्चंस, राइट। फिर सीबीएसई सैम्पल पेपर से इस चैप्टर का क्वेश्चन जो एग्जिस्ट करता है विद नॉन एमसीक्यू, राइट। एंड देन मार्च वाले पेपर यानी 24-25 के ऑल द सेट्स के सारे क्वेश्चंस व्हिच बिलोंग टू दिस चैप्टर, राइट। सो लेट्स क्विकली नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं ना वो बहुत ही पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट उठाए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं पुरानी एनसीईआरटी से। मैं बार बार हर वीडियो में ये बोलती हूँ, गाइस इफ पॉसिबल प्लीज रेफर टू द ओल्ड एनसीईआरटी। हार्ड कॉपी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन सारे पीडीएफ अवेलेबल है, हर चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल है। इफ यू वांट आई विल जस्ट टैग द लिंक ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो इन द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। लेकिन जो भी प्रैक्टिस करो पुरानी एनसीईआरटी से करो। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली अगर नहीं भी आएंगे ना तो क्वेश्चंस उसी के अराउंड घूम रहे हैं, राइट। वेदर यू टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक, वेदर यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, वेदर यू टॉक अबाउट क्या कहते हैं ट्रायंगल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पुरानी एनसीईआरटी के अराउंड घूमते हैं। देन सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स ऑल्सो, राइट। जिन चैप्टर्स में से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कटा है उन्हीं चैप्टर्स के पुराने क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं, right? So now let's start. Okay, example 16. Example 16 is, for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Okay, सबसे पहले many solutions की बात करते हुए many solutions में हमारे पास क्या होता है? We have a1 over a2 equals b1 over b2 equals c1 over c2. कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इस चीज को समझें कि a1 a2 b1 b2 क्या है, तो के दिस इज योर a1, दिस इज योर b1 एंड दिस कंप्लीट थिंग इज योर c1। सिमिलरली ये a2 है, b2 एंड c2, राइट। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट डू वी गेट? a1 की जगह पे k आया, a2 की जगह पे 12 आया। माइनस का इसमें बहुत ध्यान देना, बच्चे जनरली माइनस लगाना भूल जाते हैं। ये थी पहली मिस्टेक जो इन तरह के क्वेश्चंस में एग्जिस्ट करती है, राइट। अब b1 में हमारे पास क्या वैल्यू है? 3 और b2 की वैल्यू है k। ओके, c1 की वैल्यू है माइनस बाहर और अंदर k माइनस 3 और c2 की वैल्यू है माइनस k। ऑल्दो माइनस माइनस कैंसल हो रहा है लेकिन स्टिल आपको एक बारी तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे एग्जामिनर को चॉइस है कि वो मार्क्स काटे या ना काटे। ओके, ना हम जब रेशियो को सॉल्व करते हैं दो रेशियोज एक बारी में लेते हैं, राइट। सो पहले मैं ये वाला उठा रही हूँ। सो दैट गिव्स मी k over 12 equals 3 over k and this gives us k square equals 36। तो k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 6, दो वैल्यूज आ गई k की। अब इसी तरह से हम दूसरा रेशियो लेंगे और दूसरे रेशियो में हम कौन सा लेंगे? ये देखो, इन दोनों को तो इन दोनों को भी उठा सकते हैं, राइट। सो लेट्स यूज दैट। सो वी हैव 3 over k equals k minus 3 over k, राइट। k और k यहां से कैंसल होता है लेकिन मैं कैंसल नहीं कर रही। द रीजन बीइंग, देखो हमें मैक्सिमम वैल्यूज k की एक्सप्लोर करनी होती है और अगर कैंसल कर दूंगी वी विल बी डिवॉइड ऑफ वन वैल्यू, मतलब एक वैल्यू हमारी रह जाएगी एक्सप्लोर करना, राइट। सो वी हैव 3k equals k into k minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3k equals k square minus 3k, राइट। तो अब k square माइनस क्या बन जाता है? 6k equals to 0 बनता है, 3k उधर चला गया, राइट।
अब यहाँ पे देखो उस k को ना काट के हमने क्या किया, एक k मेरा कॉमन आ रहा है एंड आई एम लेफ्ट विद k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इससे मुझे क्या मिल रहा है, k की एक वैल्यू मिल रही है विच इज 0 एंड देन द अदर वैल्यू आई एम गेटिंग इज एज 6। दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। उधर पहले केस में हमारे पास दो वैल्यूज आई थी यहाँ पे +6 एंड -6, और यहाँ पे दो वैल्यूज क्या आई, एक 0 और दूसरी 6, राइट। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k फॉर द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कहने को हमारे पास k की 4 वैल्यूज आई हैं, राइट, लेकिन हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, द कॉमन वैल्यू। यहाँ पे आप कॉमन वैल्यू ही सिलेक्ट करोगे, द कॉमन वैल्यू ऑफ k फॉर विच कंक्लूड करना ढंग से जरूरी है, इसीलिए ये पूरा सेंटेंस लिख रही हूँ। द कॉमन वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ linear equations will have infinitely many solutions। कॉमन वैल्यू कौन सी है, इट इज जस्ट +6, k इक्वल्स +6 एंड दिस इज योर आंसर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और अगर ये वाला पर्टिकुलरली क्वेश्चन देखोगे ना पिछले 10 साल के पेपर उठा के, बहुत ही बार मिलेगा ये क्वेश्चन रिपीट में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। पिछले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, a1 over a2 should not be equals to b1 over b2, यही रेशियो यूज करते हैं, राइट। अब मैं a1 और a2 को अलग से नहीं डिक्लेयर कर रही, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट, सो वी हैव 4 over 2 इक्वल्स सॉरी नॉट इक्वल्स p over 2, राइट। एक वैल्यू आ रही है p की, क्या आ रही है, 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, 4 इज नॉट इक्वल्स टू p। देखो उन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p, उन्होंने ये नहीं कहा फॉर व्हाट नॉट वैल्यूज ऑफ की, या फिर ऐसी कौन सी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए p की, लेकिन हमारे पास तो इनइक्वालिटी वाला रेशियो एग्जिस्ट करता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट को मॉड्यूलेट करेंगे। उसको कैसे लिखेंगे हम, p कैन हैव एनी वैल्यू फॉर यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट 4। ओके, देखो p इज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब पूरे रियल नंबर सिस्टम में से p हमारा कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक 4 नहीं ले सकता। 4 होगा तो यूनिक नहीं होगा, इसीलिए उसको 4 नहीं लेनी, बाकी कोई भी वैल्यूज ले सकता है। और आपकी जो स्टेटमेंट है ये बाकी वर्किंग, ये देखो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है ये वाला, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में नहीं आते, एमसीक्यूज में आते हैं, लेकिन इन केस अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर है, दिस वर्किंग इज फॉर 1 मार्क एंड दिस कंक्लूजन इज फॉर 1 मार्क। क्योंकि चलो ये तो आपको बता, ये तो एग्जामिनर को बता रही है कि यस यू वर क्लियर विद द मेथड, लेकिन फाइनल आंसर क्या होना चाहिए वो इस कंक्लूजन से पता चल रहा है, इसीलिए इसकी वेटेज भी 1 मार्क की है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k फॉर द फॉलोइंग, ये सेम क्वेश्चन आ गया। ओ, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम एक ही वीडियो में 2 बार ही करें, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थे एग्जाम्पल इस चैप्टर के बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि जिसको हमें बहुत ज्यादा बार बार करने की जरूरत है या उसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने मुश्किल से सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स ऐसे उठाए थे। द रीजन बीइंग बेसिक सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कर लेंगे, राइट। ग्राफिकल वाला क्वेश्चन भी करूंगी, हर तरह का क्वेश्चन करूंगी वीडियो में, लेकिन आई डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम कि वीडियो जबरदस्ती लंबा बन जाए और आप लोगों को देखने में टाइम वेस्ट हो, राइट। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है एनसीईआरटी से, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। देखो 3 पार्ट्स हैं, राइट। मैं इस क्वेश्चन को ना जल्दी से करके दिखाऊंगी कि सपोजिटली ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में ही आते हैं, सपोजिटली क्या एमसीक्यूज में ही आते हैं, तो उसको हम क्विकली कैसे डील करेंगे, राइट। आई विल बी राइटिंग टू द मिनिमल बट आई विल बी टॉकिंग मोर। ओके, तो ध्यान से सुनना और ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली देखना।
राइट। फर्स्ट पार्ट देखो, हम रेशियो लिखूंगी मैं सीधा, रेशियो लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग 5/7 -4/6 8/-9, और मुझे नजर आ रहा है अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं ये 2/-2/3 बन रहा है, राइट। और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि तीनों में से कोई भी रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, आई विल हैव A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो तीसरा उनके इक्वल हो ना हो वी डोंट केयर। और यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। देखो मैंने बहुत मिनिमल लिखा है, आइडियली मुझे वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि समझा रही हूँ इसलिए उसको लिखा। आफ्टर जस्ट चेकिंग द रेशियो आई was able to understand that yes it offers me a unique solution, right। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट को भी हम डायरेक्टली नंबर्स लिखेंगे, 9/18 3/6 12/24, और अगर ध्यान से देखो सब 1/2 बनते हैं, राइट। और जब तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो हमें मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 वाला सिनेरियो हो गया, राइट। नाउ द थर्ड वी हैव 6/2 -3/-1 एंड 10/9। ये देखो ये क्या है, 3/1, ये भी 3/1, लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है। व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग A1/A2 equals to B1/B2 is not equals to C1/C2, right। जब ये नॉट इक्वल टू हो गए तो इसका मतलब व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी लाइंस पैरेलल हो गई। तो ये था 2 या 3 मिनट के अंदर किया हुआ पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअली हम थॉट प्रोसेस कैसा रखना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस इन MCQs, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन यार देखो आई एम नॉट डूइंग इट इन डिटेल, ये वाले क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क या 3 मार्क के फॉर्म में नहीं आते, ओके ना। ये एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, आई डोंट रिमेम्बर कि ये सेकेंड एक्सरसाइज है कि थर्ड एक्सरसाइज है, बट हाँ इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। डिनोमिनेटर से इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ओके। अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे, राइट। So taking LCM, first equation, okay, so that gives me 3x plus 4y over पूरा 6 हो जाता है, उस 6 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगी and that leaves me with -6। अब इसी तरह से मैं सेकेंड इक्वेशन में भी LCM ले रही हूँ, राइट। यहाँ पे हमने दोनों के लिए लिख दिया, so we get 3x minus y equals 9, राइट। ये दोनों इक्वेशंस आ गई और मुझे नजर आ रहा है कि मेरे x के कोएफिशिएंट्स सेम है। गाइस देखो आपके पास चॉइस होती है, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करो, चाहो तो एलिमिनेशन करो, राइट। मैं जनरली एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वो भी तब जब मुझे कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी उनके सेम नजर आ रहे होते हैं, राइट। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है विच मीन्स आई कैन एलिमिनेट इट, राइट। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन सारे चेंज हो गए, 3x कैंसिल, 3x 4x plus y gives me 5y और -6 -9 -14, तो y की वैल्यू आई -14/5, राइट। ये y की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y, अब कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं वैसे प्रेफर करूंगी सेकंड इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि उसमें x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी y में हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, वी गेट x -14/5 होल ओवर 3 इक्वल्स 3, तो ये मिल जाता है x plus 14/15 इक्वल्स 3, ओके। तो x इक्वल्स 3 - 14/15, एलसीएम लेंगे 45 - 14/15 and that gives us x की value is 31/15, so therefore x equals 31/15 and y equals -14/5। ये आ गया हमारा आंसर। देखो मैंने ज्यादा काम नहीं किया इसके अंदर, कुछ भी एलसीएम लिया और उसको नॉर्मली सॉल्व किया, फाइन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम and that is a fraction becomes 9/11 if
2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Fraction निकालनी है, right? तो हम क्या करेंगे? We have to start by assuming numerator and denominator separately by saying x and y. Okay, so let the numerator be x and denominator be y. So therefore fraction क्या बन गई? Fraction is x over y, right? Now according to the question, पहला क्या कह रहा है? A fraction becomes 9 by 11. 9 by 11 का if 2 is added to both the numerator and the denominator, तो x plus 2 numerator में भी ऐड किया, denominator में भी ऐड किया. सेपरेटली ऐड करेंगे. यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम सेपरेटली क्यों ऐड कर रहे हैं, हम सीधा ऐसे क्यों नहीं लिख देते x by y plus 2, क्योंकि उन्होंने सेपरेटली देखो बोला है टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी फ्रैक्शन को ऐड हो रहा है, उन्होंने कहा है कि न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी ऐड हो रहा है. ओके, नाउ x by 2 over y by 2 और ये बनता है हमारा 9 by 11. तो इसी के साथ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड दैट गिव्स मी 11x plus 22 equals 9y plus 18, राइट? इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगी मैं थोड़ा सा एंड दैट गिव्स मी x equals 9y plus 18 minus 22 over 11 and that is 9x, यहाँ पे क्या आ रहा है minus 4 over, sorry 9y minus 4 over 11. मैंने सब्स्टिट्यूशन के लिए x रेडी कर दिया, राइट? और इसको दे दिया नंबर 1. अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है? अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में, then the fraction becomes 5 over 6. Again cross multiplying, that gives me 6x plus 18 equals 5y plus 15, right? अब x की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूटिंग 1, ये लिखना ना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है. सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन सेकेंड. ओके, अब हम इक्वेशन क्या है? 6x. ओके, 6x का मतलब वी हैव 6 9y minus 14 over 11 plus 18 equals 5y plus 15. ये इक्वेशन है. That is absolutely correct. Okay, so let's solve it. What does it gives? 54y minus 6 into 14 is going to be 84 over 11. तो 11 का 18 से मल्टीप्लाई करनी है एलसीएम लेने के लिए and that leaves me with 198 whole over 11 equals 5y plus 15, right? 54y अब minus 84 और 198, तो 198 में से 84 माइनस करना है, we get 114 और 11 उधर मल्टीप्लाई होगा and that leaves us with 55y plus 165. Okay, so now 54y minus 55y equals 165 plus 114. बड़ी वैल्यूज आ रही है, राइट? ऐड करना दोनों को. 279 minus y equals 279. y equals minus 279. It should have been positive. X by 2, 9 by 11, 2x 11x plus 22 equals 9y plus 18. That is correct. 18 minus 22 is minus 4. This is correct. And the second equation is x plus 3. So we get 6x plus 18, 5y plus 15. 6 में substitute किया x को, we get 54y. Oh, 4 था, 14 नहीं था. See, यहाँ पे mistake हुई. It was supposed to be 4. So ये नंबर हमारा गलत हुआ. Okay, इसी तरह से ऐसी mistakes होती है, right? So I'll highlight my mistake. It was supposed to be minus 4. And this becomes minus 24. अब 198 में 24 subtract करना है हमें, तो we get 174. Okay, और 165 में 174 ऐड होगा, बट अभी भी वैल्यू तो हमारी नेगेटिव ही आ रही है, राइट? 931 239.
ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, राइट? सो अब हमें क्या करना है, 174 माइनस 165 दैट इज 9, राइट? तो ये क्या बन रहा है हमें, ये दे रहा है हमें -9, तो y की वैल्यू आ गई 9। देखा कैसी मिस्टेक्स थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x क्या था हमारा, प्लीज नाउ वी विल राइट वेरी केयरफुली, 9y minus 4 by 11, राइट? तो 9 into 9 minus 4 by 11, 18 minus, sorry, 81 minus 4, 81 minus 4 is 77 by 11, which is 7, right? So therefore fraction x upon y, and that is 7 by 9, ये रहा हमारा आंसर। अच्छी भसड़ वाली कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही थी, राइट? तो उसको हमने करेक्ट किया। कैसे मुझे पता चला, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, रैशनल नंबर नहीं का, थिंग्स कांट बी नेगेटिव, राइट? बड़ा नंबर आ जाए चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 2 बारी कैलकुलेशन चेक करी, दोनों बारी नेगेटिव था, एंड देन वी रियलाइज्ड कि मिस्टेक्स कहाँ हुई है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को यस पेशेंटली तो करना ही है, लेकिन कभी भी लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है, उसी वक्त चेक करो, छोड़ना मत। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. We are supposed to find the distance covered by the train. देखो, ये जो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस है ना, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, दोनों चैप्टर्स में भर भर के रखे हुए, राइट? तो अभी अभी इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक में तो अच्छी तरह से देख लिया, सीख लिया, सब कुछ कर लिया कि कैसे करना है। नाउ लेट्स डू विद लीनियर आल्सो। थोड़ा मैंने चैप्टर्स रैंडमली उठाए हैं, मैंने एनसीईआरटी के ऑर्डर में नहीं उठाए, मैंने उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स उठाए हैं कि जनरली मिड टर्म्स में चैप्टर्स की जो वेटेज होती है उसके ऑर्डर में आई एम पिकिंग इट अप, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो लेट द डिस्टेंस बी x, right? A train covered a certain distance at a uniform speed. अब हमारे पास तो स्पीड भी नहीं है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स तो आने ही है, राइट? तो स्पीड भी y, डिस्टेंस को हम ले लेते हैं किलोमीटर, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, राइट? अब द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, लेकिन कब? इट वुड हैव टेकन, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो यहाँ पे हम 80 क्यों लिखेंगे? अगर हमारी स्पीड होती सपोज y + 10, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम। पहले तो आप बताओ, अगर ये हमारा ये है, डिस्टेंस इज x, स्पीड इज y, तो टाइम कितना बनता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन y बनता, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट वुड हैव बीन, अगर हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, राइट, टाइम इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, राइट? तो x अपॉन y -2, तो बताओ ये मैंने ठीक लिखा है? देखो क्या कर रही हूँ, ये स्पीड ज्यादा हुई नीचे, राइट? जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम क्या लगता है? टाइम कम लगता है, राइट? मैंने ये चीज जानबूझ के गलत लिखी थी, सो दैट यू रियलाइज की मिस्टेक्स कैसे होती हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है, दैट डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल टाइम एंड द न्यू टाइम, एंड दिस इज लाइक दिस। ये आपका पुराना टाइम है जो कि ज्यादा है, ये आपका नया टाइम है, स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, और उन दोनों का डिफरेंस है 2, राइट? अब सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन, एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। अब यहाँ पे ये चीज हुई है, क्यों? देखो अब स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई, टाइम ज्यादा हो गया, तो पुराना टाइम कम था, उन दोनों का डिफरेंस इज 3 hours। ये बन गई हमारी 2 इक्वेशंस। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ओके, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सी व्हाट वी हैव टू डू, मैं पहली क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट? नाउ व्हाट वी गेट ओवर हियर, वी हैव xy प्लस एलसीएम ले लियो एक तरह से, माइनस xy इक्वल्स 2y इंटू y प्लस 10। ओके, ना यहाँ पे हमें xy कैंसल हो गया, राइट? व्हाट वी आर लेफ्ट इज 10x इक्वल्स 2y, y प्लस 10, ये बचता है, ये भी 5 कैंसल, राइट?
तो क्या बच रहा है सिर्फ x इक्वल्स वाई इंटू वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 ये बचा। या देखो क्रॉस, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने सिर्फ अभी, राइट। अब मैंने क्या किया, एलसीएम लेते हुए y प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई और 10x और ये इससे मल्टीप्लाई हुए, नीचे प्रोडक्ट आना था जो मैं 2 के पास ले गई उधर, फाइन। एंड आफ्टर दैट आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड, एक्स वाई कैंसल हो गए। अब हम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी करेंगे, राइट। सो दैट गिव्स मी एक्स वाई minus we had x and then we had y minus 10. Okay, फिर से minus 10 है, right? Equals 3 into y minus 10, right? Brackets expand करेंगे, plus 10x equals 3y y minus 10. xy cancel. यार एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ये स्टेप ना करूं, ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, वी हैव 10x, राइट। इस 10x को हम दूसरी इक्वेशन में मिल रही है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहा है, राइट। ये 1 हो गया, ये अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 10x इक्वल्स 3y इंटू वाई माइनस 10, और ये सेकेंड फ्रॉम, जब हमें दो इक्वेशंस को इक्वेट करना होता है ना, हम सिर्फ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, सो दैट वी गेट ओवर देयर वाज 2y y plus 10 equals 3y y plus 10। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना 2y y plus 10, राइट। तो y कैंसिल हुआ, राइट, यहाँ माइनस है, माइनस, राइट। सो व्हाट वी गेट 2y plus 20 equals 3y minus 30, राइट। इधर 50 हो जाएगा, उधर जाके y हो गया, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y। देखो लीनियर का क्वेश्चन था, लीनियर ही रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, राइट। ये मत सोचना कि प्रोडक्ट हो रहा था, अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल है, वो लीनियर का क्वेश्चन है, लीनियर ही रहेगा, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक ही रहेगा। ओके, 50 की y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट y in second, so we have 10x equals 3 into 50 minus 10, ओके। कैलकुलेशन दिमाग में चल रही थी एक्चुअली, सो 3 इंटू, अब ये 10 और 10 ये कैंसिल हुए, 5 बचता है और वहां पे आता है 40, राइट। तो क्या बन गया 600, ओके। देखो x क्या था, x था डिस्टेंस, दैट केम आउट टू बी 600, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो देयरफॉर इट केम आउट टू बी 600 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आई 50 आया था आंसर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि उन्होंने लास्ट में हमसे सिर्फ डिस्टेंस मांगा है, पर हमने दोनों लिख दिए। एंड में आप कंक्लूड करते हुए सिर्फ डिस्टेंस लिखोगे, दैट इज एक्चुअली बेटर, राइट। ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ऐसे इक्वेशन जनरली इस तरह की कॉम्प्लिकेट नहीं होती, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने फिर से पुरानी एनसीईआरटी से ही उठाया था, ओके। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रोज वगैरह वाला, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है पुरानी एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज से, ओके। लीनियर इक्वेशंस की ऑप्शनल एक्सरसाइज काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं इन द ओल्ड एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी में तो छोड़ी ही नहीं उन्होंने ऑप्शनल, बहुत कम चैप्टर्स में है, राइट। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, मतलब ऐसे ऐसे रोज में स्टैंड हो रहे हैं बच्चे, और इस तरह से समझ लो, राइट। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाए, हर रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाए, तो पूरी एक रो खत्म हो जाएगी, ओके। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब हर रो में अगर 3 स्टूडेंट्स कम हो जाए तो 2 रोज भर जाएंगी, राइट। 2 डिफरेंट सिचुएशंस दे दी उन्होंने हमें। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो तो उतने ही रहेंगे, राइट। रो बढ़ने से, रो में बच्चे कम होने से, ज्यादा होने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज द कंसेप्ट वी हैव टू यूज। क्यों, एक चीज समझो, एक फिगर बना रही चीज, ठीक है। ये हो गए कितने बनाए मैंने, 6, राइट।
यहाँ पे भी 6 बनाती है, तो टोटल इसका मतलब 6 और 6, इसका मतलब मेरे पास 12 बच्चे हैं, राइट। अब उनको मैं जैसे मर्जी अरेंज करूं, लेकिन बच्चे तो 12 हैं। और वो कैसे मिले मुझे? जितने स्टूडेंट्स एक रो में है उसका प्रोडक्ट कर दूं नंबर ऑफ रो से, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब इस चीज को ही हम एक्स और वाई लेंगे। ओके, ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row equals x, and let the number of rows equals y. So therefore total number of students is x into y. अभी समझाया, 6 उधर 6 उधर, तो 6 into 2 12 हो गया था, राइट। तो यहाँ पे भी हमने लिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो है वो x है, नंबर ऑफ रोज y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनका प्रोडक्ट हो गया xy, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशंस बनेगी। पहला क्या कह रहा था, अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ जाए एक रो में, राइट, तो यानी x + 3, तो कितनी रो कम हो जाएगी? एक रो कम हो जाएगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहेंगे, तो इक्वल्स टू xy हो गया। ओके, सो नाउ वी विल एक्सपैंड, तो हमें क्या मिलता है? xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स xy, राइट। अब ये xy और xy कैंसल हो गए, राइट। सो वी आर लेफ्ट विद माइनस x प्लस 3y एंड 3 उधर चला गया। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे सॉल्व। सो वी गेट 3 स्टूडेंट्स अब लेस है रो में, सो x minus 3 and 2 rows are increasing, so we will add 2 to the y. However, the number of students still remain same, equals to xy, right. अब इसको एक्सपैंड करते हुए हमें मिलता है xy plus 2x minus 3y minus 6 equals xy. Again xy got cancelled and the equation is 2x minus 3y equals 6. दोनों इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो गई। तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझते हुए इक्वेशंस को फॉर्म किया एंड नाउ वी विल सॉल्व देम। सो सॉल्विंग 1 and 2, पहली इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स 3 और दूसरी इक्वेशन आई 2x माइनस 3y इक्वल्स 6 और आई एम गोइंग टू एलिमिनेट। मुझे नजर आ रहा है कि मेरे y के कोएफिशिएंट्स आर सेम, दोनों 3 है, one is positive, the other is negative. So I'm just going to add the equations. So cancelling out 3y और add कर रही हूँ तो minus x plus 2x that gives me x और इधर 3 plus 6 gives me 9. देखो कितने आराम से x की वैल्यू आ गई, right? Now substituting x in पहली इक्वेशन ले लेते हैं, right? So we get minus 9 plus 3y equals 3, तो 9 उधर चला गया, 3y equals 12 and y comes out to be 4. अब क्वेश्चन में क्या मांगा था उन्होंने? Find the number of students in the class. So therefore number of students was equals to xy and therefore it is 9 times 4 and that is 36. ये क्वेश्चन अपने में काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत ज्यादा इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चंस नहीं एग्जिस्ट करते, तो ध्यान से समझना एंड डू प्रैक्टिस है, राइट। मिड टर्म्स में जनरली पेपर्स में टीचर्स अलग से अलग चीजें देने की कोशिश करती हैं सो दैट बच्चों को बोर्ड्स के लिए एक्सपोजर मिले एंड दे डोंट गेट लेड बैक इन द सेंस वो ढीले ना पड़े कि यार पेपर तो आसान आता है। इसलिए मिड टर्म्स और जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होते, फाइन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी मैंने पुरानी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज से उठाया है और इस तरह का अगर क्वेश्चन देखोगे ना, ये क्वेश्चन तो पेपर्स में बहुत बार एग्जिस्ट करता है, सैंपल पेपर में भी एग्जिस्ट करता है और एमसीक्यूज में भी एग्जिस्ट कर जाता है, 3 मार्कर में भी एग्जिस्ट कर जाता है, राइट। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न है, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल मेथड से नहीं होगा। नॉर्मल मेथड से करने लगोगे ना यार, 5 नंबर का बना दोगे, इस लगेगा कि पीएचडी कर रहे हो, इतना लंबा हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे है क्या, x का कोएफिशिएंट है 152, तो सेम कोएफिशिएंट रिपीट हो रहा है 152 y के साथ,
एंड सिमिलरली जो y का कोएफिशिएंट है ऊपर -378, वही कोएफिशिएंट x का है -378। तो इस क्वेश्चन की अपनी आइडेंटिफिकेशन है कि x का और y का कोएफिशिएंट सेम है और उधर से y का और x का कोएफिशिएंट सेम है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। वी विल ऐड both the equations. Okay, adding both the equations. So 152 minus 378, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, राइट। सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे बेसिकली हमें सबट्रैक्ट करना है। वी गेट 6 2 2, ये मिलता है। तो वी हैव -226। अब वहां पे भी तो यही हो रहा है ना, -378 प्लस 152, वो भी यही है। तो अगेन यहाँ पे x आना था -226 y, ये आ गया। अब राइट साइड पे क्या हो रहा है, ऐड तो ऐड है, तो -74 -604 एंड दैट गिव्स अस -678। ओके, अब 226 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 7 एंड 6 आ गया। मुझे कैसे पता कि मैम 226 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 678? ये क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है। द रीजन बीइंग, आपका जो भी कोएफिशिएंट इधर आ रहा है ना, वो राइट साइड वाले नंबर का कुछ ना कुछ फैक्टर तो होगा, राइट। अब क्योंकि 6 3 18 होता है, तो इसीलिए मैंने सीधा 226 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा। दैट इज योर कॉमन सेंस एंड दैट इज योर बेसिक मैथ विच नीड्स टू वर्क ओवर हियर, जो यहाँ पे यूज होनी चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मैं -226 कॉमन ले रही हूँ एंड दैट लीव्स मी विद x प्लस y इक्वल्स -678। सबसे पहले तो माइनस उड़ गए, राइट। तो x प्लस वाई इक्वल्स 678 ओवर 226 एंड हमारी एक प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स 3। देखा, इस क्वेश्चन को आराम से करके, इस मेथड से करके ऐसी प्यारी सी इक्वेशन आ जाती है। फाइन, अब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, subtracting both the equations। ये क्वेश्चन छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ओके। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखो रफ में कर रही हूँ यहाँ पे। वी गेट 152 प्लस 378 ऐड हो जाएंगे, दैट इज 0 1 कैरी 6 प्लस 7 13 1 530 आ गया। सो वी गेट 530x और उधर -378 हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो -152, सो दैट इज -530y, ओके। और फिर -74 प्लस 604 हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0 और 16 से 7 गए, 530 आ गया। देखो क्या जादू है ना ये। अब कॉमन फैक्टर लो 530, x माइनस वाई इक्वल्स 530, कैंसल हुए, इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल्स 1 और ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यार बहुत बेसिक, बहुत ही मतलब क्या ही बोलूं, कितनी इजी वाली क्वेश्चंस बन गई। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था ना, हाँ, एंड वी हैड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एलिमिनेट करा, y उड़ गया, 2x इक्वल्स 4, x की वैल्यू आई 2। अब x की वैल्यू पुरानी इक्वेशंस में मत चले जाना, यही जो सामने नजर आ रही है इन्हीं में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इन द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नहीं, सॉरी, फर्स्ट तो वो था 3, ये थर्ड इक्वेशन लिख ली, ओके। अच्छा हाँ, फर्स्ट ही तो था, राइट, इन फर्स्ट। सो वी गेट 2 प्लस वाई इक्वल्स 3, तो y की वैल्यू आ गई 1, खत्म। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। यार देखो, इस क्वेश्चन को करने का ना इससे ज्यादा छोटा तरीका नहीं है, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो प्लीज, जैसे मैं कहती हूँ कि कई क्वेश्चंस आपके टाइम सेव करते हैं और कई क्वेश्चंस उस टाइम को खा जाते हैं, ये क्वेश्चन उनमें से जो थोड़ा सा टाइम को खाएंगे, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस का जो टाइम बचेगा ना, वो ऐसे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करने के लिए होता है, राइट। टाइम को बचा के हम घर तो लेके नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे
लेकिन स्टिल अभी मैंने फिर भी काफी कुछ चीजें डिटेल में ढंग से लिखी हैं, राइट। जब मैं शॉर्ट में करने में आऊंगी ना, इसमें से उसी पेज पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इस तरह से होगा क्वेश्चन, ओके। बट एनी हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर सो दैट यू कैन यूज इट ईदर वेज, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे लॉन्ग में आए, आपको हर तरह से लिखना भी आना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ना जिस दिन चैप्टर कराओ और जब तक आपका बोर्ड्स होगा फरवरी मार्च में, तब तक उससे एक दिन पहले तक बच्चे इस क्वेश्चन का डाउट लेके आते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में कहने को आपका नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम है, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, फाइन। अब लेट्स रीड द क्वेश्चन और उसको समझते हैं कि क्या करें हम। Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो पॉइंट्स हैं A और B, दोनों में डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। One car starts from A and another starts from B at the same time। दोनों पॉइंट से एक एक गाड़ी स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे। If the car travels in the same direction, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरी भी उधर ही जा रही है, राइट। At different speeds they meet in 5 hours। जब वो सेम डायरेक्शन में है तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। बट इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, ऑपोजिट जा रही है, तो वो कब मिलेंगी? 1 घंटे बाद। तो दोनों की स्पीड्स क्या है, राइट। अब मैं पहले फिगर बना रही हूँ प्लीज। वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स ए बी, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ओके। अब एक मैं गाड़ी का जो नाम लूंगी ना, गाड़ी भी ए और बी लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ना रेफरेंस इजी हो जाता है, यार ये पॉइंट ए से चल रही है तो इसलिए ए है, पॉइंट बी से चल रही है तो इसीलिए बी है, राइट। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल्स x किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड लेनी है, राइट। अब स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल्स y किलोमीटर पर आवर। मुझे ना सेम सेंटेंस को लिखने में बड़ी चिढ़ होती है, तो मैंने इसलिए उसके डिटोस डाल दिए, 2 कोलन डालते हैं ना, छुट्टी क्लासेस में सीखा होगा, राइट। तो वो शॉर्ट में किया है, ओके। हाँ जी, तो ये हो गया। अब पहली सिचुएशन को समझते हैं फिगर से। ये हमारा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। पहली मेरी गाड़ी चल रही है पॉइंट ए से इस डायरेक्शन, दूसरी गाड़ी भी चल रही है बी से इसी डायरेक्शन में। तो ये कह रहे हैं कि मिलेंगे कब? कुछ 5 घंटे बाद। कंसिडर कि ये गाड़ी यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ तक चल चुकी है, राइट। तो अब डिस्टेंस कितना देखो, इसने 5 घंटे में चल रहे हैं, राइट। टाइम कितना है? 5 आवर्स, ओके। डिस्टेंस नहीं है ना हमारे पास, डिस्टेंस, अरे यार डिस्टेंस बाय ए, डिस्टेंस बाय ए कितना डिस्टेंस है? ये तो 100 था और उसके बाद ये भी कुछ डिस्टेंस है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि वो जो टाइम था, टाइम कितना लिया उसने? 5 घंटे। ए ने 5 घंटे ट्रेवल किया। स्पीड कितनी थी उसकी? x किलोमीटर पर आवर थी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस बाय ए कितना हो गया? इट इज 5x। 5 घंटे उसने ट्रेवल किया, x उसकी स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें a का डिस्टेंस मिल गया। एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस b का देखें, तो उसने भी 5 घंटे ट्रेवल किया, उसकी स्पीड थी y, तो वो हो गया 5y, राइट। लेकिन अब दोनों को कैसे रिलेट करोगे? यार ये चीज समझो, a ने इतना सारा डिस्टेंस कवर किया, राइट। बी ने इतना सा डिस्टेंस कवर किया, तभी तो वो कभी जाके मिलेंगे। ए ज्यादा कवर करेगा उसको पैचअप करने के लिए, तो तभी मिलेंगे। लेकिन जितना मर्जी चले जाएं, जितना मर्जी, ये तो फिगर में हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, मैं कहती हूँ जितने मर्जी दुनिया में आगे चले जाएं, ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है? 100 किलोमीटर का। क्यों? क्योंकि ए जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, बी ने उससे 100 किलोमीटर कम किया ना, बी तो ऑलरेडी यहाँ पे था, ए को ये एक्स्ट्रा चलना पड़ा, राइट। दिस इज गोइंग टू गिव अस द फर्स्ट रिलेशन दैट 5x
माइनस 5y इक्वल्स 100. डिस्टेंस बाय a माइनस डिस्टेंस बाय b इक्वल्स 100. दोनों का डिफरेंस इज 100. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके 5 कॉमन निकलता है. 5 कॉमन निकलता है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा दैट x माइनस वाई इक्वल्स 20. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. आई होप इट इज क्लियर. और अभी पहली इक्वेशन थी. दूसरी इक्वेशन में कह रहे हैं इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, राइट. उसको भी मैं ऐसे फिगर से ही समझाने वाली हूँ. अब ये रहे हमारे दो पॉइंट्स a और b. अब सपोज करो a ने यहां तक चला, b ने यहां तक चला. एक एस्टिमेट है, हमारे पास कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट. हमें पता था कि जो a की स्पीड है वो x है और b से चलती हुई गाड़ी की स्पीड y है, राइट. टोटल कितना टाइम ले रहे हैं? नाउ दे आर गोइंग टू मीट इन 1 आवर. देखो डिस्टेंस बाय a. अब डिस्टेंस बाय a कितना हो रहा है? टाइम इज 1, स्पीड इज x, तो 1x. एंड सिमिलरली डिस्टेंस बाय b इज 1 बाय, राइट. अब दोनों कहीं जाके मिल रहे हैं क्योंकि दोनों ऑपोजिट सेम डायरेक्शन, सॉरी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट. तो कहीं पे भी जाके मिल रहे हैं. ऐसा नहीं होगा, ये देखो ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहां चला जाए और वो यहां चला जाए. उससे पहले ही कहीं मिल जाएंगे, राइट. वो जहां पे भी मिलेंगे वो इतने पैच में ही कहीं पे एक दूसरे को बाईपास करेंगे या रुकेंगे, जो भी कर रहे हैं. हमें उस कहानी से मतलब नहीं, राइट. सो लेट्स अज्यूम दे आर मीटिंग ओवर हियर. तो इसने इतना डिस्टेंस चला, इसने इतना डिस्टेंस चला, लेकिन दोनों का अगर आप कलेक्टिवली देखो, दोनों ने टुगेदर दे हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स, राइट. दोनों इकट्ठे इसी पैच में कहीं मिलेंगे. अगर वो यहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं, कहीं पे भी मिले, लेकिन डिस्टेंस दोनों ने इकट्ठे 100 कवर कर लिया. सो दिस गिव्स अस द सेकंड इक्वेशन दैट 1x plus 1y equals 100. दैट मीन्स x plus y equals 100. ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट. सो सॉल्विंग 1 and 2, राइट. अब इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स 20, x प्लस वाई इक्वल्स 100. एलिमिनेट किया, 2x इक्वल्स 120 एंड x कम्स आउट टू बी 60. और x प्लस वाई दोनों 100 है, तो y कितना आ गया? 40. उन्होंने क्या मांगा था? द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स. सो देयरफॉर स्पीड ऑफ car A is 60 kilometers per hour, right. And car from point B basically is 40 kilometer per hour. ये रहा हमारा क्वेश्चन, राइट. और इसके बाद we are going to start with now the sample paper, right. So let's start. Now let's start with the sample paper question. The first question and the only question in this year's sample paper. मतलब एक ही क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है इस साल के सैंपल पेपर में. क्वेश्चन नंबर 31, विच मीन्स इट इज एक्चुअली 3 मार्कर, राइट. इसके अंदर ऑप्शन है, हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 and their monthly expenditures are in the ratio of 5:7. If each saves 15,000 per month, find the monthly incomes. अब देखो जब हम इनकम वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं या इनकम का जो कंसेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी इनकम है उसमें से एक पोर्शन सेव किया जा रहा है और एक पोर्शन एक्सपेंडिचर है, राइट, जो हम खर्च कर रहे हैं. इसका मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम. और यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. और इस क्वेश्चन को करने का देखो हमारे पास दो अलग अलग रेशियो है, तो हमें दो अलग अलग रेशियो फैक्टर लेने हैं, राइट. तो अब हम उस चीज को कैसे डील करेंगे? Let the ratio factor of income is x and therefore let the ratio factor of दूसरी चीज क्या है हमारी? एक्सपेंडिचर is y, राइट. तो अब इसी तरह से अगर हम आरएन की बात करते हैं तो आरएन की इनकम कितनी होगी? आरएन की इनकम हो जाएगी 3x और एक्सपेंडिचर हो जाएगा
5y, right? So therefore 3x is equals to 15,000 plus 5y. मैंने क्या किया, देखो इनकम इक्वल्स सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये मैंने आरएन के लिए पहले सब कुछ लिखा, राइट? नाउ सिमिलरली लेट्स राइट फॉर बब्बन. अब बब्बन की इनकम कितनी है? दैट इज 4x. एक्सपेंडिचर 7y. So therefore 4x is equals to 15,000 plus 7y, राइट? ये हमारी बब्बन के लिए इक्वेशन बन गई, राइट? अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली यूज एलिमिनेशन अगेन. और उस चीज के लिए मैं पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू एलिमिनेट x, राइट? तो मल्टीप्लाई करके लिखते हुए व्हाट डू वी गेट? वी गेट 12x इक्वल्स 60,000 प्लस 20y. और इधर मिलता है फिर 12x इक्वल्स 45,000 प्लस 21y, राइट? अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे. 12x कैंसल, 0 इक्वल्स 15,000. आई एम सब्ट्रैक्टिंग माइनस y. 20y माइनस 20y दैट इज माइनस y, राइट? अब इससे हमें क्या मिलता है? 15,000 इक्वल्स y. मतलब ये भी रेशियो फैक्टर है, क्योंकि ये हमने x और y जो लिए थे वो रेशियो फैक्टर लिए थे. तो अभी ना इनकम आई है हमारे हाथ में, ना हमारे हाथ में एक्सपेंडिचर आया है, राइट? अब हम x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन ईदर ऑफ दीज ओरिजिनल इक्वेशंस. मैंने इनको 1 और 2 मार्क कर दिया. सो सब्स्टिट्यूटिंग y इन फर्स्ट इक्वेशन, राइट? पहली इक्वेशन क्या थी? 3x इक्वल्स 15,000 प्लस 5y, राइट? तो 5 into 15,000, ओके. 3x इक्वल्स 15,000 प्लस 75,000, ये 90,000 हो गया इधर. एंड x इक्वल्स 30,000. तो हमारे रेशियो फैक्टर की वैल्यूज आ गई, राइट? अब उन्होंने मांगा क्या? फाइंड देयर मंथली इनकम्स. मंथली इनकम्स का मतलब मंथली इनकम हमें चाहिए 3x और 4x, राइट? So therefore RN's monthly income is 90,000, 3x है, right? And similarly Babban's monthly income was 4x. तो 4 into 30,000 करेंगे, that is 1,20,000 रुपीज लगाएंगे प्लीज, ओके. तो ये किया हमने एक 3 मार्कर क्वेश्चन which was based on the concept of income, expenditure and savings, right? Now let's read the second part or the optional question. Solve the following system of equations graphically. Find the area of the triangle so formed by the two lines and the x-axis. तो पहले हमें दोनों लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है, फिर वो एक एरिया फॉर्म करेंगे एक्स एक्सिस से और हमें उसका एरिया निकालना है, राइट? अब यार यहाँ पे देखो, मैंने अभी तक इसीलिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस उठाए थे ना, मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन ग्राफ का नहीं किया था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन कि जब हम सैम्पल पेपर और पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ग्राफ्स हमारे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे. और एनसीईआरटी में ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ्स इन पर्टिकुलर. ओके, सो लेट्स डू विद दिस. और इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल्स क्रिएट करते हैं. सो लेट्स क्विकली डू दैट. पहली इक्वेशन है 2x plus y equals 6. और दूसरी इक्वेशन है 2x minus y minus 2 equals 0, राइट? अब दोनों के लिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं. और जब हम वैल्यूज देते हैं वी हैव टू टेक मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज ईच, राइट? आप चाहो तो ज्यादा ले सकते हो, बट आइडियली उसकी जरूरत नहीं होती. इट किल्स टाइम, ओके. और हम दोनों में सेम वैल्यूज उठाएंगे, ओके. अब x अगर 0 डाला है तो y की वैल्यू 6 आती है. x अगर 1 डालूंगी तो y की वैल्यू 4 आ जाती है. और x अगर 2 डालूंगी तो y की वैल्यू 2 आती है. यहाँ पे भी x अगर 0 है
y comes out to be -2. When x is 1, y comes out to be 0. And when x is 2, 4 minus 2 is 2. So y comes 2. तो मुझे नजर आ रहा है कि जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा फॉर बोथ द इक्वेशंस इट शुड बी 2 2, राइट, जो हमारा इंटरसेक्ट कर गया. ओके, अब दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं. एंड फॉर दैट आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कार्टेशियन ग्रिड. तो बिफोर आई प्लॉट एक चीज डिस्कस करनी है मुझे. यहाँ पे देखो, कार्टेशियन ग्रिड आप लोगों को ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर सब कुछ बनाना है. दो स्ट्रेट लाइंस बनाओ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. इंटरसेक्शन पॉइंट पे 0 जरूर लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ऑन द राइट साइड इट इज x, ऑन द लेफ्ट साइड it is x dash, because it is denoting the negative x-axis. And similarly, on the top it is y, and at the bottom it is y dash. Again, it is representing negative y-axis. Okay, ये हो गया हमारा main Cartesian grid. So now let's start plotting. The first coordinates were 0, 6, 1, 4, 2, 2. Okay, 0, 6. 0, 6 is over here. Okay, then we had 1, 4. 1, 4 is somewhere here. And the last is 2, 2. Although मैंने जो points बनाए हैं बिल्कुल equidistant बनाए हैं, but since I am plotting a little bit freehand, क्योंकि मेरे पास grid lines नहीं है, so there is a possibility I may not get exact intersection. Okay? Now, ये रही हमारी first line. And guys, जब भी यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन पे एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर उसकी इक्वेशन लिखना कंपल्सरी है. 2x plus y equals 6. ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट. सेकेंड इक्वेशन है, ओके, पहले पॉइंट्स 0 minus 2, 1 0, 0 minus 2, 1 0, and 2 2. Okay, so I'm taking this point again. So now we have to join these three dots. Oh yeah, good. I am able to join them with the help of a straight line. Right? ये रही हमारी इक्वेशन. अब यहां पे इसकी इक्वेशन लिखनी है 2x minus y minus 2 equals 0. राइट. अब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब हमारे पॉइंट्स लाइंस प्लॉट हो जाए, we have to find the area of the triangle being formed with the x-axis. That means हमारा triangle जो ये फॉर्म हो रहा है between the lines and the x-axis, right? This is the triangle we are talking about. हमें इसका एरिया निकालना है, right? और इसके एरिया के लिए अगर हम ये चीज देखें यहाँ पे, what is the base? It is 2 units. And what is the height? Again, it is 2 units, right? So let's write down both. First of all, we will write both the equations intersect and 2 2. Therefore, x equals 2 and y equals 2. Now, area of triangle equals half into base into height, which is half into 2 into 2, that is 2 square units. और ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन. हमने टेबल फॉर्म किया, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख के x और y की वैल्यू दे दी, फिर ट्रायंगल को भी हमने हाईलाइट किया और उसका एरिया निकाल के भी यहाँ पे लिख दिया. एंड वी हैव आल्सो रिटन द यूनिट्स अलोंग विद, राइट. तो यूनिट्स लिखना मत भूलना. सब कुछ कर करा के भी बिना मतलब के छोटी छोटी चीजों पे आधा आधा नंबर मत यूज करना. ओके, सो ये था हमारा सैंपल पेपर का क्वेश्चन. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द मार्च क्वेश्चन पेपर्स. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. और ये हमें नजर आ रहा है, ये सेट 1 में 5 मार्कर क्वेश्चन था. ओके, Vijay invested certain amounts of money in 2 schemes A and B, which offer interest at a rate of 8% per annum. Intersect होता है ना, तो उसी के सामने आ रहा है मुझे. Offer interest at a rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. अब यहाँ पे वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 2 स्कीम्स के अंदर, राइट. एक में उसको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और एक पे 9% इंटरेस्ट मिल रहा है. He received 1860 as the total interest. जब उसने इस तरह से इन्वेस्ट किया जो अभी हमने पढ़ा, तो उसको 1860 रुपीज मिल रहे हैं एज अ टोटल एनुअल इंटरेस्ट, राइट. However,
had he interchanged the amounts and investments in the two schemes, कुछ पैसा जो उसने ए में लगाया था, अब वो अगर वो बी में लगाते और जो पहले बी में लगाया था वो ए में लगा दे, he would have received 20 more as annual interest. मतलब पहले उसे 1860 मिला था, अब उसे 1880 मिलेगा. ओके, सो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? मतलब हमें पैसा बताना है कि कौन सी स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया. सो व्हाट वी विल डू, लेट the amount invested in scheme A is rupees X, scheme B is rupees Y. ठीक है, ये तो हमने इनिशियल अमाउंट अज्यूम कर ली. अब रेट इक्वेशन कैसे बनती है? देखो, रेट इंटरेस्ट रेट क्या होता है? 8% ऑफ X प्लस 9% ऑफ Y इक्वल्स 1860. इसी तरह से इंटरेस्ट ऐड होता है, राइट? तो दैट गिव्स अस 8/100x प्लस 9/100y इक्वल्स 1860. ओके, तो अब 8x प्लस 9y इक्वल्स 1860 और ये 00 बिकॉज जो 100 मेरा लेफ्ट में था मैंने उसे राइट में ले लिया एंड ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो हम पैसा स्वैप कर दें ए का बी में और बी का ए में करते हैं, राइट? सो दैट गिव्स अस इंटरेस्ट रेट वही है अभी. सो वी हैव नाउ, इन फैक्ट आई विल राइट नाउ 9x प्लस 8y इक्वल्स 1880 और ये 00. मैंने ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखी है, एक बार समझा रहे हैं. देखो, ये दोनों स्वैप हुए, उसमें कहा था 20 रुपए ज्यादा, तो 1860 की जगह 1880. अब यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर था, वो 100 की वजह से यहाँ पे 2 जीरोस और आते हैं. ओके, तो ये रही हमारी दोनों इक्वेशंस. अब एक चीज का ध्यान दो, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था एनसीईआरटी का जिसमें क्रिस क्रॉस में कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो उसको हमने सीखा था कैसे सॉल्व करना है. एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ दैट. पहले हम एक कंसेप्ट को यूज करके इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, अब उसको दूसरा कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे, राइट? सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एक्चुअली add the equations, adding 1 and 2. तो हमें क्या मिलता है? 17x प्लस 17y इक्वल्स 00 इधर रहेगा, इनफैक्ट 000 रहेगा. 8 plus 6 is 4173. ओके, एंड x plus y 17 कॉमन फैक्टर है, 374000 डिवाइडेड विद 7. लेट्स सी क्या आता है. 17 4 34, सॉरी 17 2 34, तो 3 फिर 2 और ये आ गया 22,000. सो x प्लस वाई इक्वल्स 22,000. ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 3. ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग. कौन सी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 and 2. ओके, अब माइनस x प्लस वाई इक्वल्स माइनस 2000, राइट? तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इसमें कोई कोएफिशिएंट्स कॉमन नहीं है, वी जस्ट सिंपली गॉट दिस फोर्थ, राइट? अब हमें थर्ड इक्वेशन यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट? सो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन पे हम अब लगाएंगे एलिमिनेशन, क्योंकि यार देखो कोएफिशिएंट्स को कुछ बचे नहीं, माइनस एक्स प्लस एक्स नजर आ रहा है. सो आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशंस वंस अगेन. पहली इक्वेशन मेरी थी x plus y equals 22,000 minus x plus y equals minus 2,000, right? So ये cancel हुआ, we get 2y equals 20,000. y comes out to be 10,000, right? y की वैल्यू आ गई 10,000. अब x की वैल्यू क्या आएगी? Substituting y in third. So x plus 10,000 equals 22,000. तो x की वैल्यू आती है 12,000, राइट? क्वेश्चन क्या था? हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई. सो देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम
A is rupees 12,000, 10,000, right? And this is our final answer. तो ये क्वेश्चन हमने पूरा 5 मार्क का किया. पहले हमने इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाते हुए 2 इक्वेशंस फॉर्म करी, फिर हमने इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि क्रिस क्रॉस वाले कोएफिशिएंट्स थे, तो उसके लिए हमने 2 इक्वेशंस बनाई छोटी छोटी सी, उनमें एलिमिनेशन लगाया एंड वी गॉट आवर फाइनल आंसर, राइट? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है केस स्टडी which is obviously 4 marker. Okay, a school is organizing a grand cultural event to show the talent of its students. To accommodate the guests, the school plans to rent chairs and tables from a local supplier. Generally जब कहीं पे भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, everyone takes furniture on the rent, right? तो यहाँ पे वो स्कूल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने चेयर्स और टेबल्स रेंट पे लिए. It finds that the rent for each chair is ₹50 and for each table is 200. हर चेयर का 50 रुपीज रेंट और टेबल का 200. और स्कूल कितना स्पेंड कर रहा है? 30,000 फॉर रेंटिंग. 30,000 उनका सिर्फ फर्नीचर को रेंट करने में स्पेंड हो रहा है. ओके, ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रेंटेड आर 300. अब हमें 2 चीजें बता दी गई, देखो मतलब मल्टीपल चीजें बताई हैं. टेबल का रेंट 200, चेयर का रेंट 50. स्कूल टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 30,000 जस्ट ऑन रेंटिंग. एंड देन दे आर एक्चुअली टेकिंग 300 total objects including tables and chairs. तो टोटल उनकी 300 चीजें हैं फर्नीचर में. ओके, नाउ इफ द स्कूल रेंट्स x chairs, अब यहाँ पे x और y का काम भी उन्होंने कर दिया. x chairs ले रहे हैं, y tables ले रहे हैं. तो आंसर द इक्वेशंस, राइट डाउन द आंसर द क्वेश्चंस, राइट डाउन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. अब हमें इक्वेशंस लिखनी है. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? x plus y is 300. क्यों? बताया गया था कि टोटल चीजें जो ले रहे हैं टेबल्स और चेयर्स वो 300 है. तो x चेयर्स हैं, y टेबल्स, तो एड अप करके 300 ही आएगा, राइट? सेकेंड इक्वेशन, उन्होंने कहा एक चेयर 50 रुपीज की, एक टेबल 200 रुपीज का. तो x चेयर्स हैं तो 50x हो जाएगी वैल्यू, और y टेबल्स हैं तो 200 y उसकी वैल्यू हो जाएगी. और टोटल पैसा कितना लगा रहे हैं? 30,000. तो ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन, राइट? तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट डन. ओके, सेकंड पार्ट का ए, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल. तो बेसिकली नाउ इन द सेकंड पार्ट दे वांट अस टू सॉल्व, राइट? व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद 50. उससे मुझे एलिमिनेट करना है, राइट? ये बन गया 15,000. 50x plus 200y equals 30,000, राइट? ये क्या माइनस माइनस, यहाँ पे आता है -150y, यहाँ पे आता है -15,000, राइट? सो देयरफॉर y comes out to be 100. 150, yes, y की वैल्यू आ गई 100, मतलब नंबर ऑफ टेबल्स इज 100. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 minus 100, that is 200. Okay, so number of chairs is 200 and number of tables is 100. ठीक है? अब इसके बाद कह रहे हैं सेकंड पार्ट, सेकंड का बी पार्ट. If the school wants to spend a maximum of 27,000 on 300 items, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स तो अभी भी सेम है, लेकिन वो मैक्सिमम 27,000 रुपया खर्चना चाहते हैं सिर्फ. Then find the number of chairs and tables it can rent. तो बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो वही रहेगी. सेकेंड इक्वेशन इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर. ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? देखो, आई एम राइटिंग सेकेंड का बी पार्ट. x plus y is 300 only. 50x रेंट भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नाउ द मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट इज 27,000, राइट? तो अब इसको मैं फिर से 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. आई गेट 50x plus 50y equals 15,000, राइट? सब्ट्रैक्ट करते हुए मुझे मिलता है यहाँ पे 150y equals 12,000, राइट? तो y की वैल्यू आती है 180. अगर आप 12,000 को 150 से डिवाइड करो, यू विल गेट 180, राइट? दैट इज द नंबर ऑफ टेबल्स. सो देयरफॉर x 300 में से माइनस करेंगे, विच इज ऑब्वियसली 120. तो नंबर ऑफ
चेयर्स। मतलब जब स्पेंडिंग लिमिट चेंज करी तो हमने देखा कि नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स हमारे ज्यादा रिड्यूस हुए, विच केम आउट टू बी 180, लेकिन नंबर ऑफ चेयर्स भी रिड्यूस हो गई पहले दो। जस्ट अ मोमेंट। Oh, it is just 80. It is 80. Okay. Number of tables have reduced हुए 80. So and हाँ 80 हो गए। और 80 का मतलब अगर हम 300 से सब्ट्रैक्ट करें 120 को, 300 से सब्ट्रैक्ट करें 80 को, दैट कम्स आउट टू बी 220। नाउ सी व्हाट हैपेंड। हमने टोटल बजट कम किया अपना। नंबर ऑफ टेबल्स हमारे पहले 100 थे, वो रिड्यूस हो गए 80। नंबर ऑफ चेयर्स पहले 200 थी, लेकिन वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई एंड दे केम आउट टू बी 220 नाउ। Okay, now the third part. Third part of the question says, what is the maximum number of tables that can be rented in 30,000 if no chairs are rented? मतलब हमें कोई चेयर्स नहीं चाहिए, सिर्फ टेबल्स चाहिए। तो टेबल्स का मतलब हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी 200y इक्वल्स 30,000, राइट। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आती है 30,000 डिवाइडेड बाय 200 एंड दिस इज 150। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टेबल्स कितने थे 100, फिर रिड्यूस हुए 80, लेकिन अब देख रहे हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट वी कैन बाय इन 30,000 इफ देयर आर नो चेयर्स, इट इज 150। सो देयरफॉर maximum number of tables when no chairs is 150। ओके, तो ये था काफी लॉजिकल क्वेश्चन और इनफैक्ट काफी प्रैक्टिकल। बात अलग ये है कि हाँ, जब हम फर्नीचर की दुकान पे जाओगे, कुछ लेना है आपको, आप इक्वेशंस बना के काम नहीं करोगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में जो हम ओरल कैलकुलेशंस करते हैं वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे होती है, जिस चीज को हम रियलाइज नहीं करते। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अगेन इज 5 मार्क का, सेट 3 का है। The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter, and if each equal side is 5/6 of the base, find the area। इतना छोटू सा क्वेश्चन है बेचारा, एक छोटी सी लाइन का, राइट। सो लेट्स डू इट। पहले मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इक्वल साइड्स है उसको x ले लिया और जो बेस है उसको y ले लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट द इक्वल साइड be x, so base be y। तो therefore x plus y, उन्होंने पेरीमीटर कहा है 32 है, राइट। सो दैट इज 2x plus y equals 32। फिर उन्होंने कहा each equal side is 5/6 of the base, that is x equals 5/6 of the base। So now we will substitute this over here, so we get 2 times 5/6y plus y equals 32. We get 5/3y plus 3y by 3 equals 32. 8y equals 3 उधर चला गया 32. Y equals 3 into 32 by 8. This comes out to be 12. Y की value 12 आ गई। Now, therefore, x equals 5/6 of y, which is like this. तो x आ गया 10. So equal side is 10 centimeter and the base is 12 centimeter, right? ये आ गई हमारी साइड्स। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने मांगा एरिया। अब एक चीज सोचो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? सोचो जब तक मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कुछ सीखा होगा तुम लोगों ने? दैट इज हेडन्स फॉर्मूला, क्लास 9th में सीखा था, राइट। विच इज इक्वल्स टू s minus a, s minus b, s minus c, राइट। अब s क्या होता है? s होता है हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें पता है 32 है,
राइट। तो एस की वैल्यू हो गई 16, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स 10 एंड सी इक्वल्स 12। तो एरिया में अब फॉर्मूला में लगाएंगे सब कुछ। वी गेट 16 माइनस 10, इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये 2 बार ही आ रहा है, 16 माइनस 12 एंड दिस कम्स आउट टू बी 16 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 4। 6 स्क्वायर का 6 बाहर निकल आएगा, 16 से 4 एंड 4 से 2। सो व्हाट डू वी गेट? 48 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा हमारा एरिया। अब ये था 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर देखो तो 5 मार्क्स के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यूज भी इतनी सेटिस्फाइंग है, कंसेप्ट बहुत इजी है। तो ऑल इन ऑल पूरा लड्डू क्वेश्चन है जिसमें आप कंप्लीट 5 मार्क्स एक्चुअली ले सकते हैं। ओके, ओह सॉरी, मैंने स्क्वायर यूनिट्स लिखा है यहाँ पे, प्लीज इट हैज टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, it is a repeat telecast. The monthly incomes of 2 persons are in the ratio of 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio of 4:3. If each saved 5,000, express. यहाँ पे algebraically ही मांगा है, right? Set 4 का है 3 मार्कर। अभी हमने क्वेश्चन किया सैम्पल पेपर में था, बब्बन और आर्यन वाला फर्स्ट क्वेश्चन आज की डेट में जो किया, राइट? सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सैम्पल पेपर का किया है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रही, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, आंसर कमेंट में डालो एंड आई विल कंफर्म इफ इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। आल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइन कट्स वाई एक्सिस। सेट 5। 3 मार्क्स का है, राइट? सिर्फ ग्राफिकली का क्वेश्चन है इसलिए 3 मार्क्स इज फाइन। लेकिन ये जो चीज दे दी है ना, यहां दे दिया उन्होंने ट्विस्ट। क्वेश्चन सोचो, देखो लीनियर इक्वेशन का है, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के साथ क्लब हो रहा है। ओके, तो ओवरलैपिंग क्वेश्चन है 2 टॉपिक्स का, बट सिंपल सा है। हम पहले क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ग्राफिकली हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, राइट? हम अपना नॉर्मल काम करेंगे। सो वी हैव एक्स वाई। पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसका टेबल रहेगा। ये रहा, राइट? अब सेम वैल्यूज लेंगे, आई मीन दोनों में सेम। ओके, अब x अगर 0 है y -2 आता है, x 1 है तो y 0 हो जाता है, x 2 है तो y 2 हो जाता है, राइट? और 0 था तो -2 हो गया, 1 था तो 2 -2 फिनिश हो गया, एंड 2 है 4 -2 2। परफेक्ट। अब यहाँ पे x अगर 0 है, y -4 है, x अगर 1 है तो y 0 है, और x अगर 2 है, -8 + 4 -4, तो ये 4 है, राइट? एंड फिर से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, दैट इज 1 0। दोनों टेबल्स के लिए सेम वैल्यूज लेके ये फायदा होता है कि हमें टेबल में नजर आ जाता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज में कि नहीं मिल रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग एंड आई हैव अगेन द कार्टेशियन ग्रिड रेडी ओवर हियर। सो फर्स्ट है 0 -2 1 0, 0 -2 1 0 एंड 2 2, राइट? अब इन तीनों को हम जॉइन करेंगे। आई थिंक ये उन्होंने क्वेश्चन भी रिपीट में दिए, ये सेम इक्वेशन थी पिछले वाले की। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड वी विल राइट द इक्वेशन ऑन टॉप। 2x - y -2 = 0, राइट? अब दूसरी वाली 0 -4 1 0 एंड 2 4 2 4। यहाँ पे ना मुझे एक चीज बतानी है प्लीज। ये देखो मेरी जो ग्रीन लाइन, अगर ध्यान से देखो, जब इसको थोड़ा सा जूम करके देखना, मेरी लाइन ऐसे प्लॉट हुई है कि इट इज एक्चुअली नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ पॉइंट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर। ओके, हम तीनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, तीनों पॉइंट्स को, फाइन। बट यस, वी हैव टू बी केयरफुल कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली लाइन हमारी उनसे पास करे, इधर उधर ना हो। यहाँ पे आई कैन स्टिल टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज जो मेरे पास ग्रिड लाइंस नहीं है। ओके, अब ये रहा सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन मेरी फिर भी अच्छी तरह से प्लॉट हुई है। ओके, नाउ ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन्होंने क्वेश्चन कहा था सॉल्व,
राइट। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, बोथ लाइंस intersect at 1 0. So therefore x equals 1 and y equals 0. ये रहा हमारा solution, right? अब उसके बाद कह रहे हैं find the absolute difference between the coordinates of the points where the given line cuts y axis. Okay, ये देखो, पहली इक्वेशन आपकी y axis पे कहाँ कट कर रही है? -2 पे। दूसरी इक्वेशन -4 पे। दे आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कॉम्पोनेंट, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स -2 -4, -2 +4 एंड दिस इज 2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मांगी उन्होंने, इट इज 2। देखो मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो एब्सोल्यूट वैल्यू से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सपोजिटली कोई ये क्वेश्चन करता है जिसमें वो पहले -4 और फिर -2 लेता है तो उसका आंसर -2 आएगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके भी 2 आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहो, मॉडुलस कहो, ये चीज आप लोगों ने क्लास 6 या 7 में इंटीजर्स के टाइम थोड़ी सी पढ़ी थी। मेजर तरह से ये टॉपिक जो है क्लास 11th में आता है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी चीज को डिस्कस करते हुए इस साल क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। द थिंग इज कि पिछला कुछ भी किया हो, किसी भी क्लास का किया हो, छोटी क्लास कैसी भी क्लास हो, चीजें भूलने नहीं है, राइट? एंड इट इज एक्चुअली गुड रिकैप ओवर हियर। फाइन, सो नाउ लेट्स डू दैट। एक चीज हमारी रह गई यहाँ पे, आई डिडंट राइट द सेकंड इक्वेशन ऑन टॉप ऑफ इट। Okay, so it was -4x plus y plus 4 equals 0, right? इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay, now this is the last question. It also belongs to set 6 and हमें नजर आ रहा है ये 2 मार्कर में 2 क्वेश्चंस। Okay, question number 21. Solve the following pair of equations algebraically. क्रिस क्रॉस वाले हैं, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, एक एनसीईआरटी का किया और एक हमने इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी किया। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट ओवर हियर, बट यू गाइस विल बी डूइंग इट राइट नाउ and will be loading the answers in comments and I will be replying back whether the answer you have sent is correct or not. Okay, now the next question. In a pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller by 50. Now express the given situation as a system of linear equations in 2 variables and hence obtain the measure of each angle. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 2 मार्क करके लिए, इट इज एक्चुअली गुड। 2 एंगल्स की बात हो रही है, राइट? सो लेट द 2 एंगल्स, आई एम डूइंग द बी पार्ट, बी एक्स एंड वाई, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है। पहली क्वेश्चन हमारी बहुत प्यारी सी x plus y equals to 1 होगी। ओके, दूसरा कह रहे हैं कि ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। ये होगी, आई राइट 50 अगेन, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि x इज ग्रेटर देन y। अब देखो सिंपल सी इक्वेशन है, एलिमिनेट करूंगी, आई गेट 2x इक्वल्स कितना आता है 180, ऐड करना है हमें, राइट? तो इट इज 230, राइट? तो x की वैल्यू कितनी आती है 115। अब 230 आ गया, x की वैल्यू आ गई 115, तो y की वैल्यू कितनी आती है 115 प्लस y इक्वल्स 180, so y comes out to be 65, right? So therefore angles are 115 डिग्री एंड 65 डिग्री। अब आप ये चीज वेरीफाई करो, यहाँ पे दोनों का सम इज 180, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का डिफरेंस इज 50 वेयर ग्रेटर एंगल इज 115। तो 2 मार्कर में इतना प्यारा सा 2 इक्वेशन सॉल्व हुई हमारी, इससे अच्छा और क्वेश्चन क्या होगा, राइट? एंड गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, पुराने वाली एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, सैंपल पेपर और पास्ट ईयर क्वेश्चंस सब किया। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा वैरायटी एग्जिस्ट करती है बुक्स में, लेकिन हमें हिसाब से करने की जरूरत है। द रीजन बी
द वेटेज यार अपनी प्रैक्टिस को ना स्ट्रेटेजाइज करो, जिस चैप्टर की जैसी वेटेज है उसको उतना फोकस करो। फाइन, एक्स्ट्रा करने की जरूरत है लेकिन अप टू एन एक्सटेंड, ओके। एंड यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू कवर लॉट वैरायटी ओवर हियर, however we'll keep on coming with more such important videos with respect to each chapter time and again, okay? But right now, happy learning, and the next chapter, coordinate geometry. So do keep a watch on the channel. Bye.